मूव्स हमको देखने को मिले। एक तो क्रूड के बढ़ते हुए दाम, तो एथेनॉल की स्टोरी उभर के फिर से आ गई है, चाहे वो एथेनॉल इक्विपमेंट की कंपनी हो, चाहे वो प्योर शुगर कंपनीज हो जहाँ पे एथेनॉल प्रोडक्शन की बात होती है। तो सारे ही शुगर स्पेस में आज एक अच्छा मोमेंटम यहाँ बना हुआ है। तो शुगर एज अ स्पेस आपको कैसा लगता है सचिन जी? आज खबर भी आई है, गवर्नमेंट ने एडिशनल एलोकेट किया है शुगर फॉर एक्सपोर्ट, कोटा बढ़ा दिया है। पहले ही एक्सपोर्ट कोटा जो था वो 5 लाख टन का था फरवरी में, जो बढ़ा के अब 87,587 टन से और बढ़ा दिया है। तो ये भी एक स्मॉल कैप की कंपनी है, लेकिन बहुत सिक्लिकल है, सेक्टर है, कभी चलता है तो कभी बिल्कुल नहीं चलता। लेकिन आज क्रूड डबल ट्रिगर है, एक तो एक्सपोर्ट कोटा और क्रूड, क्या करेंगे इस स्पेस में? देखिए, आई थिंक ये साल भी ना कमोडिटीज के लिए काफी फेवरेबल रहा है। पहले प्रेशियस मेटल चले, फिर हमने क्रूड एलएनजी में जो क्राइसिस भी देखा है, तो उसकी वजह से काफी कंपनीज में पार्टिसिपेट कर रही हैं। एंड कमोडिटी थीम में शुगर का एक रोल जो आपने बोला, इथेनॉल एक और एडिशन हो गया कि वो सिर्फ कमोडिटी नहीं रहा। लाइक 20% तो पेट्रोल में उसका है ही है, मिक्सिंग है ही है, विच इज नाउ अप्रूव्ड, राइट? एंड पीपल हैव आल्सो स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट कि ये तो रहेगा, कम से कम इतना रहेगा। डीजल की अपनी बातें होनी शुरू नहीं हुई। इवन जो बायो कंप्रेस गैस है, उसके बारे में भी जो मार्केट अभी उसके बारे में इतना ध्यान नहीं दे रहा है, वहां पर भी काफी बातें चल रही है कि इथेनॉल का यूसेज हो सकता है। एंड फ्रॉम द क्लीन एनर्जी स्पेस, फ्रॉम द फार्मर्स पर्सपेक्टिव, तो कई पर्सपेक्टिव से इथेनॉल का जो यूसेज है एज ए इंडस्ट्रियल यूसेज भी है, तो वो आगे गोइंग फॉरवर्ड बढ़ता जाएगा। जो भी, जैसे मैं आपको पराज इंडस्ट्रीज की मैनेजमेंट को सुन रहा था, सो आई थिंक उनके कस्टमर्स आर आल्सो स्पेंडिंग मोर ऑन द ग्राउंड। तो जो मार्केट से समझ में आ रहा है कि यस, ये सेगमेंट सिर्फ कमोडिटी ड्रिवन में एक छोटा सा मिक्स लग गया, जो कि एक स्ट्रक्चरल रन अप दे सकता है आपको। तो उसमें वी विल स्टिल प्रेफर कंपनीज जो कि इथेनॉल इक्विपमेंट और प्रोडक्शन दोनों में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो रादर देन द प्योर प्ले ऑफ द शुगर कंपनीज, आई थिंक वहां पर थोड़ा चांसेस ऑफ मेकिंग रिटर्न्स इज हायर एज कंपेयर टू द प्योर कमोडिटी प्ले इन शुगर। तो रादर देन शुगर कंपनीज, तो पराज इंडस्ट्री जैसी कंपनीज में थोड़ा सा प्रेफरेंस ज्यादा है। पराज में एक अच्छा मोमेंटम भी हमने देखा है, आज भी 5.5% ऊपर पराज इंडस्ट्रीज का स्टॉक का इस समय कामकाज करता हुआ। चलिए अब बात करते हैं ऑयल एंड गैस स्पेस की। अमोल सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो जो अपस्ट्रीम कंपनीज है, और ओएनजीसी भी शामिल कर देते हैं, क्या लगता है आपको? फेवरेट रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। जिस तरीके का सेटअप है और जिस तरीके का फॉर्मेशन है, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बॉटम बन गया है, हायर बॉटम फॉर्मेशन मेंटेन रखा है। हायर बॉटम का सपोर्ट आ रहा है अराउंड 1360 के आसपास। मुझे लगता है कि जिस तरीके का सेटअप है, 1360 अगर होल्ड करता है तो रिलायंस में एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिवर्सल फॉर्मेशन बना हुआ है, वो पॉजिटिव साइड पे कंटिन्यू होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। ऑन द हायर साइड पहला रेजिस्टेंस रहेगा 1480 और सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 1500 तक का। ओएनजीसी का भी फॉर्मेशन अगर मैं जाते जाते देखूँ तो प्रॉमिसिंग है। एक करेक्शन हुआ है, आज थोड़ा सा बाउंस बैक हुआ है, बट अभी भी एक सेटअप इतना चेंज नहीं हुआ है। स्टॉक ऊपरी लेवल पे दबाव कंसिस्टेंटली फेस कर रहा है। 270 275 ऐसा जोन है जहाँ पे कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। तो वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा। अबाउट 265 एक मोमेंटम पॉजिटिव साइड पे जरूर बढ़ सकता है, बट ऑन द हायर साइड इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा 275 का। सचिन सर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में से मैं 2 स्टॉक्स के बारे में बात करना चाहूँगी। एक बंधन बैंक जो आज 10% नीचे है, लोअर सर्किट लग गया था क्योंकि प्रमोटर जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं स्टेक सेल, आईपीओ टू फैसिलिटेट इन्वेस्टर्स एग्जिट। तो उसके चलते हुए बंधन बैंक में एक अच्छा मोमेंटम हमने देखा था पिकअप होते हुए, लेकिन आज की खबर के बाद एक स्ट्रॉन्ग डेंट भी देखने को मिल रहा है। और एक और स्टॉक है आईडीबीआई बैंक, जहां पे सरकार की खबर तो ये आई है कि अब वो विनिवेश नहीं करेंगे क्योंकि जितने भी बिड्स आई हैं वो बेस प्राइस से नीचे आई है। तो वहाँ पे भी डिसइन्वेस्टमेंट की स्टोरी खत्म हो चुकी है। दोनों ही स्टॉक्स पे अगर आपका व्यू जानना चाहूँगी, एंड अगेन ऑन द एंटायर बैंकिंग स्पेस, प्राइवेट एंड पीएसयू। देखिए, एक बहुत बड़ा चेंज जो हुआ है प्राइवेट और पब्लिक को लेके कि एक 10 साल पीछे जाते हैं तो हमें पता है कि प्राइवेट जो था वो पब्लिक से मार्केट शेयर गेन करता जा रहा था, राइट? तो एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, ऑल दिस बैंक्स वर गेनिंग मार्केट शेयर फ्रॉम पीएसयू बैंक्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेटर थी। पीएसयू के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी उस टाइम पे, वो एडॉप्शन नहीं था टेक्नोलॉजी का। धीरे धीरे क्या हुआ है कि अच्छा, उस टाइम पे उनके एनपीएस भी बहुत ज्यादा होते थे पीएसयू बैंक्स के, क्योंकि गवर्नमेंट काफी कंट्रोल करते थे। तो पिछले 5-7 सालों में ये हुआ है कि एनपीए आपके काफी बेटर हो चुके हैं, काफी इंप्रूव हो चुके हैं।
एंड आपका टेक्नोलॉजी अडोप्शन पूरा हो चुका है, तो आप एट पार है विद द प्राइवेट बैंक्स, राइट? तो जो आपका वैल्यूएशन गैप होता था पूरा का पूरा, जो प्राइवेट बैंकिंग था वो 2.5 प्राइस टू बुक वैल्यू के ऊपर था, पीएसयू बैंक सारा 1 प्राइस टू बुक वैल्यू के नीचे था। तो जो ये वैल्यूएशन गैप था वो धीरे धीरे ब्रिज होता जा रहा है, और फॉर द राइट रीजंस, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल आपने अपने आप को मैच कर दिया है। करेक्ट। इनफैक्ट अगर क्रेडिट ग्रोथ नहीं होगा तो आप कैसे ग्रो करेगा कोई भी बैंक? तो क्रेडिट के लिए यू डोंट थिंक मच, आपको जहां से अच्छा रेट मिलता है आप लेते हो, चाहे वो कॉर्पोरेट सेंस हो। तो पीएसयू वर ऑलवेज ओके टू गिव द क्रेडिट। तो हमें लगता है कि धीरे धीरे पीएसयू जो कि गैप ब्रिज होता जा रहा है, पीएसयू 1 से 1.5 की रेंज में पहुंच गया है, एंड जो बड़े बैंक्स थे प्राइवेट साइड पे, कोटक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, वो 3.5-4 पे थे, वो जाके 2.5 के आसपास आ गए, 2.5 के आसपास आ गए। तो काफी हद तक पीएसयू ने कैचअप कर लिया है। हमें लगता है और भी थोड़ा सा कैचअप करना बाकी है। ओके। आपने ये दो, हाँ, तो हमारा थोड़ा सा प्रेफरेंस पीएसयू की तरफ ज्यादा रहेगा। आई थिंक लास्ट 2-3 महीने पहले भी आपसे कॉल पे ये डिस्कस हुआ है, एंड आई थिंक आउट परफॉर्म भी किया है पीएसयू बैंक्स ने। इवन एसबीआई हैज लेड द रैली, पिटे भी बहुत है। हाँ जी। अब क्या हो रहा है, लास्ट लेग में एफआई के सेल ऑफ में अब करेक्शन भी अच्छा खासा आ रहा है, तो कंपैरेटिवली बेटर किया। बट यस, प्राइवेट स्ट्रक्चरल रैली हमेशा एक देता रहेगा। बोथ द सेगमेंट्स आर गुड। हमें लगता है लार्जर पीएसयू बैंक एंड लार्जर प्राइवेट बैंक के ही चांस ज्यादा है अच्छा करने के, क्योंकि बैंकिंग एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर मनी डिसिप्लिन बहुत बड़ा एक की रोल प्ले करता है, कि किस तरीके से आप अपना बुक्स मैनेज करते हो। तो ऐसा नहीं है कि कोई छोटा बैंक आगे एचडीएफसी की तरह ही हम जो पीछे बोलते थे कि चलो व्हाट विल बी द नेक्स्ट एचडीएफसी, इट्स नॉट लाइक दैट। एचडीएफसी काइंड ऑफ बैंक कैन एक्चुअली ग्रो रियली रियली वेल फ्रॉम हियर। वैल्यूएशन कंप्रेशन हो चुका है। यू आस्क्ड अबाउट स्पेसिफिकली अबाउट 2 बैंक्स, बंधन बैंक पे हमारा कोई व्यू नहीं है सच, बट आईडीबीआई बैंक पे जहां पर आई थिंक गवर्नमेंट का आस्क बहुत ज्यादा था इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू बुक वैल्यू, तो स्टॉक वाज ट्रेडिंग अबव 110 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। अब सिग्निफिकेंट करेक्शन हो चुका है, तो मुझे लग रहा है कि इन वैल्यूएशंस पे आपको एक बिडिंग मिल सकता है इफ द गवर्नमेंट इज कीन टू गो प्राइवेट ओवर देयर। तो वहां पर हो सकता है कि एक वैल्यू बाइंग पिकिंग अपॉर्चुनिटी आईडीबीआई बैंक पे आनी शुरू हो जाए। बट यस, बंधन तो वी वुड लाइक टू अवॉइड। अमोल सर, टाटा पावर एक बहुत अच्छी कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा मूव, क्योंकि पावर ही सब कुछ है। और डेटा सेंटर्स की बात करें या फिर आप अपने पावर कंजम्पशन की बात करें, क्योंकि गर्मियाँ भी बहुत बढ़ चुकी है, तो पावर इज अ स्पेस आपको कैसा लगता है, और टाटा पावर स्पेसिफिकली? नहीं, काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। और इतने अगर हम लार्जली देखेंगे तो बाउंस बैक काफ़ी शार्प आ रहा है। इतने करेक्शन में भी लार्जली देखें तो इतना कंट्रीब्यूशन देखा नहीं था। स्पेसिफिकली अगर मैं टाटा पावर की तरफ देता हूँ तो इनफैक्ट ब्रेकआउट ही आया। 385 जो कंसिस्टेंट रेजिस्टेंस जोन था उसको सक्सेसफुली क्लियर किया, उसके बाद पॉजिटिव मोमेंटम को कंटिन्यू किया, और आज का फॉर्मेशन देखता हूँ तो वापस एक हायर बॉटम फॉर्मेशन स्टॉक ने कंफर्म किया है। तो पोजिशनली सेटअप अच्छा है। शायद 1-2 दिन का कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है टाटा पावर में। 385 एक ऐसा लेवल है जहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है, उसके ऊपर ये सेटअप पॉजिटिव कंटिन्यू रहने के चांसेस काफ़ी ब्राइट है। ऑन द हायर साइड जो पहला रेजिस्टेंस जोन रहेगा स्टॉक के लिए 410 का रहेगा, वहाँ पे स्ट्रगल काफ़ी किया था स्टॉक ने। शायद एक इंट्राडे डिप भी देखने को मिल सकता है, बट 410 अगर क्लियर करता है तो 420-425 की तरफ मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपना पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू करने के चांसेस दिख के आ रहे हैं। और दो स्टॉक्स, अदानी पावर एंड एनटीपीसी ग्रीन। अडानी पावर भी काफ़ी प्रॉमिसिंग है। अगर ये मंथ में देखेंगे तो 7-8% का रैली हुआ है। एक ही दिक्कत है कि 158 एक प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन भी था, आज भी उसी के आसपास स्ट्रगल किया है। और डायरेक्शनल पॉजिटिव मोमेंटम अगर मैं देखता हूँ या ब्रेकआउट फॉर्मेशन देखता हूँ तो 158 के ऊपर का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगा। वो अगर आता है तो ये स्टॉक में एक ब्रेकआउट टेक्सचर कंफर्म हो जाएगा, और ऑन द हायर साइड कहीं ना कहीं ये 165-168 की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। ऑन द फ्लिप साइड बिलो 148 सेंटीमेंट नेगेटिव साइड की तरफ टर्न होने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। सचिन सर, अगर हम इंडेक्स आईटी इंडेक्स की बात कर लें तो पिछले 3 साल के न्यूनतम स्तरों पे है, आज भी 2% के आसपास का करेक्शन हमको देखने को मिला। और अगर हम पिछले 5 साल में देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द आईटी स्टॉक्स हैव नॉट गिवन यू एनी रिटर्न्स, हैव गिवन यू नेगेटिव रिटर्न्स। तो क्या इस सेक्टर को राइट ऑफ ही कर देना है? नहीं, अब सॉफ्टवेयर आई थिंक बहुत की रोल प्ले करेगा, बट यस आई एग्री इस टाइम पे किसी के लिए भी प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। रीजन बीइंग जो पूरा रेवेन्यू मॉडल है आईटी कंपनीज का वो चेंज हो रहा है। जिस तरीके से पहले वो पैसा कमाते थे
TCS, Infosys, Coforge, ऑल दिस कंपनीज, तो आपका एक बिल्ड आवर्स के हिसाब से एक बिल्डिंग होता था, एंड जितना वर्कफोर्स लगा रहे हैं प्रोजेक्ट पे उसके हिसाब से आपका रिजल्ट आता था। बट आगे जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, जिस तरीके से प्लगइन्स आने शुरू हो गए हैं AI के, और काफी यूसेज वो करेंगे, यही सॉफ्टवेयर कंपनीज ही करेंगी, आगे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करेंगी अपने एंटरप्राइजेस के साथ में। लेकिन आपका जो रेवेन्यू होगा वो आपका आवर्स या मैन पावर के हिसाब से नहीं होगा, आपका आउटकम के हिसाब से होगा। ओके, तो अगर वो आउटकम के हिसाब से होगा, वो 5 महीने का प्रोजेक्ट नहीं है, हो सकता है वो 5 दिन में हो जाए, और वो आउटकम के हिसाब से होगा, तो बड़ा नेगोशिएशन होगा ऑन द प्राइसिंग साइड। तो इसीलिए किसी को पता नहीं है कि प्राइसिंग और रेवेन्यू परसेंटेज में कितना वो इम्पैक्ट कर देगा इन कंपनीज को, राइट। ठीक है, इन सब सॉफ्टवेयर कंपनीज का कॉस्टिंग कम होगा, एम्प्लॉय कॉस्ट थोड़ा कम हो जाएगा, या न्यू हायरिंग्स नहीं होंगे, कम होंगे, बहुत कम होंगे। इनफैक्ट काफी अपस्किलिंग किया जाएगा, जो एग्जिस्टिंग आपका जो एम्प्लॉय बेस भी है, या फिर नया लाया जाएगा, और एग्जिस्टिंग को काफी जॉब लॉसेस का भी खतरा रहेगा। बट ओवरऑल इनिशियली हो सकता है कंपनीज के मार्जिन भी इंप्रूव हो, बट लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू का एक क्राइसिस है। अगर आप आज से 2 साल के बाद भी अगर आपका एक टर्मिनल ग्रोथ देखते हैं, अगर ग्रोथ नहीं है, 2 या 3% का भी ग्रोथ नहीं रहेगा, तो मार्केट कहेगा नहीं, इसको 17-18 का पी भी नहीं, 12 का मिलना चाहिए। तो यू कांट रूल इट आउट। और हो सकता है इस पूरे सिनेरियो में कई कंपनीज अपने आप को कैचअप ना कर पाए इतना फास्ट, तो जहां पर वैल्यू इरोजन हो सकता है। वी बिलीव कंपनीज आर ऑलरेडी टेकिंग वेरी प्रोएक्टिव कॉल नाउ, दे आर एक्वायरिंग लॉट ऑफ कंपनीज, ताकि उनका अपस्किलिंग हो सके उनके वर्कफोर्स का। तो सम ऑफ द कंपनीज जो छोटी कंपनीज है, मैं कहूंगा छोटी नहीं है बट मिड कैप साइड पे है, परसिस्टेंट, कोफोर्स टाइप, वहां पर अपॉर्चुनिटी ज्यादा है अपने आप को चेंज करने का, और अपना अपस्किल करने का, और इन बड़े ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने का विद योर AI हेल्प। सो और AI का एक परसेंटेज अब मार्केट ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा कि कितना वहां से उनका कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो आई थिंक बड़ा इवॉल्विंग फील्ड रहेगा। अब पूरी तरह से इसको रूल आउट करना आई थिंक जरूरी नहीं है। वहां पर मुझे लगता है कई मल्टीप्लेयर भी क्रिएट होंगे, बहुत बड़े सिलेक्टिव होंगे, तो इसलिए नजर बना के रखना है। बट हाँ, अभी आप एज ए सेक्टर उसको अवॉइड कर सकते हैं। जी चलिए, फार्मा स्पेस डिफेंसिव प्ले माना जाता है। अजंता फार्मा और JB Chem दोनों ही स्टॉक्स पे अब क्या करना है, और बहुत ही अच्छा मोमेंटम इन दोनों ही स्टॉक्स पे देखने को मिला था। तो अमोल सर, अजंता फार्मा एंड JB Chemical। अजंता फार्मा का फॉर्मेशन बेटर लग रहा है, हायर बॉटम फॉर्मेशन है। हालांकि 2 दिन में करेक्शन जरूर देखने को मिला था, और करेक्शन काफी शार्प था। 3200 के आसपास स्टॉक बना था, उससे सीधा करेक्शन आया था 2950 तक। बट फिर भी बड़ा सेटअप अभी भी पॉजिटिव साइड पे है। अभी कोई पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सेटअप खराब नहीं हुआ है। शायद एक कंसोलिडेशन देखने को मिले, और वो भी पॉजिटिव साइड पे इवेंचुअली टर्न होता हुआ देखने को मिल सकता है। लेवल्स रहेंगे 2900 के, और रेजिस्टेंस जोन रहेगा अजंता फार्मा के लिए 3200 का। एक और फार्मा स्टॉक बायोकॉन सर। जी बिल्कुल, बायोकॉन एक रेंज में फंसा हुआ है, तो रेंज ब्रेकआउट का इंतजार रहेगा। 400 का रेजिस्टेंस जोन है, जहाँ पे कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। ऑन द लोअर साइड 370 का एक सपोर्ट जोन है, वहां से शार्प बाउंस बैक भी देखने को मिल रहा है। आज का सेटअप नॉन डायरेक्शनल है, इनसाइड कैंडल है, तो रेंज बाउंड एक्टिविटी है। पॉजिटिव मोमेंटम के लिए 385 क्रूशल रहेगा। अगर वो क्रॉस होता है तो एक मोमेंटम जरूर डेवलप होगा पॉजिटिव साइड पे। बट जब तक ये दोनों रेंज के अंदर स्टॉक ट्रेड हो रहा है, नॉन डायरेक्शनल एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू होने के चांसेस नियर फ्यूचर में दिख के आ रहे हैं। Sachin ji, how will you play this market? How will you strategize?